शम्स खुद को कोस रहा था जब वो अपने दफ्तर पहुंचा। उसे देखकर सब हैरान हो गए। ये कराची में क्या कर रहा है? आज तो इसने इस्लामाबाद में होना था। फिर जब सबको पता चला कि शम्स की फ्लाइट निकल चुकी है तो सब अफसोस करने लगे। बात आई गई हो गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि ऑफिस में लगे टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी। शम्स सर झुकाए अपने डेस्क पर बैठा था कि किसी ने चिल्लाकर उसे बुलाया। वो घबरा कर उठा और जब नजरें स्क्रीन पर पड़ी तो उसकी चीखें निकल गईं। Plane crash just outside that country's capital killed all 152 people on board. आप दफ्तर में बैठे काम कर रहे हैं। अचानक से एक सीनियर आता है और बिला वजह झाड़ पिलाने लगता है। आप चुप सादे बैठे हैं और वो सुनाए चला जा रहा है। अब आप काम छोड़ सकते हैं, उसे खराब कर सकते हैं या दफ्तर में किसी फेलो के पास जाके वेंट आउट कर सकते हैं, लेकिन जब आप जमीन से 33,000 फुट ऊपर हो तो ये ऑप्शंस नहीं होते। खास तौर पे जब आप पायलट सीट पर बैठे हो। गुस्से में किया गया फैसला या जरा सी गलती सारे पैसेंजर्स की जिंदगी दांव पे लगा सकती है। आपके जहन में ये सुनकर यकीनन कई सवाल आ रहे होंगे। बेफिक्र रहें, आगे चलकर सारे जवाब मिलेंगे, क्योंकि आज हम पाकिस्तानी फ्लाइंग हिस्ट्री के खतरनाक सफर पर रवाना हो रहे हैं। और रवानगी से पहले ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि इससे आपके पायलट यानी मेरा हौसला बहुत बढ़ता है। मूसलाधार बारिशों ने कराची समेत पूरे मुल्क को लपेट में लिया हुआ था। रिलीफ इदारे हाई अलर्ट पे थे। खदशा था कि मुल्क किसी भी वक्त सैलाब की लपेट में आ सकता है। उस सुबह मौसम बहुत ख़राब था और फ्लाइट कंडीशंस आइडियल नहीं थी। फिर भी पायलट और एयर कंट्रोलर ने यह तय किया कि फ़्लाइट डिले करने का कोई तुक नहीं बनता। सुबह 7:41 पे एयर ब्लू की एयरबस 321 ने कराची एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरी। प्लेन में बैठे 146 मुसाफिरों को ले जाने की जिम्मेदारी आज 61 साला कैप्टन परवेज़ इकबाल चौधरी और 34 साला फर्स्ट ऑफिसर मुज्तबा चुगताई के सुपुर्द थी। कैप्टन परवेज़ तो पिछले 30 साल से ज़मीन पे कम और फ़ज़ा में ज़्यादा वक्त गुजार रहे थे। उनका 25,000 फ्लाइंग आवर्स का ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड था, जबकि मुज्तबा चुगताई ने भी 1000 से ज़ायद घंटे फ़ज़ा में गुजारे थे। टेक ऑफ का मरहला मुकम्मल हुआ और जहाज़ के फ़ज़ा में स्टेबल होते ही एयर होस्टेस ने आकर दोनों पायलट्स को क्रोसेंट्स और चाय सर्व की। सर, मैं न्यूज़ देख रहा था, सैलाब का खतरा बढ़ रहा है, मुज्तबा ने कहा। नॉनसेंस, ये सब बेकार बातें हैं यार। हर साल बारिश होती है और ये टीवी पे बैठकर शोशे छोड़ने लगते हैं। लेकिन सर, बारिशें वाकई बहुत ख़तरनाक हैं। अरे यार, एक तो तुम एक बात पर अड़े रहते हो। बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो चाय पीने लगते हैं। प्लेन ऑटो पायलट पर इस्लामाबाद उड़े चला जा रहा है। कैप्टन थोड़ा बोर होने लगे। सीनियरिटी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। मुज्तबा पहले ही अनकंफर्टेबल था। कैप्टन ने अब बाकायदा उसकी इंसल्ट शुरू कर दी। जहाज में पैसेंजर्स ठंड की वजह से ब्लैंकेट ले रहे थे और कॉकपिट का माहौल गर्म होता जा रहा था। दोनों पायलट्स की सीटों के दरमियान सिर्फ 3 फुट का फासला होता है, मगर अब जहनी तौर पे वो बहुत दूर जा चुके थे। 1 घंटे की गर्मा गर्म बहस के बाद कॉकपिट में खामोशी छा गई। अब यहाँ आपके जहन में ये सवाल उठेगा कि इस गुफ्तगू का पता कैसे चला। देखिए, जहाज के कॉकपिट में एक वॉइस रिकॉर्डर होता है जो सारी बातें रिकॉर्ड करता है। अगर हादसे में प्लेन तबाह हो जाए तो भी वॉइस रिकॉर्डर को कुछ नहीं होता। यही गुफ्तगू बाद में इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए बड़ी अहम होती है। The senior pilot was extremely senior and the second co-pilot was extremely junior. So the senior pilot was actually bullying the younger pilot. The psychology inside the cockpit was extremely toxic. बादलों की जोरदार गरज से जहाज में बैठे बच्चे रोने लगे और बड़े भी सीधे होकर बैठ गए। बिजली चमक रही थी और खिड़की से ऐसा लग रहा था जैसे 2 आसमानी मखलूक जंग कर रही हो। भाई, हम इतने ख़राब मौसम में लैंड कैसे करेंगे? एक बुजुर्ग पैसेंजर ने एयर होस्टेस से घबराए हुए अंदाज में पूछा। सर, आप बेफिक्र रहें, पायलट बहुत तजुर्बेकार हैं, हम इजीली लैंड कर जाएंगे। एयर होस्टेस ने मखसूस अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया। इस्लामाबाद के नज़दीक पहुंचकर फर्स्ट ऑफिसर ने एयरपोर्ट इन्फॉर्मेशन चेक की तो कंफर्म हो गया कि ख़राब मौसम की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है, यानी अब लैंडिंग रूट चेंज करना होगा। अब रनवे 30 नहीं बल्कि रनवे 12 पर लैंड करना पड़ेगा, क्योंकि तेज़ बारिश में हवा का रुख ठीक नहीं था। आमतौर पर रनवे 30 ही इस्तेमाल होता है, जहां इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की मदद से लैंडिंग आसानी से हो जाती है। ये होता क्या है अभी बता देते हैं। ये 2 तरह के रेडियो सिग्नल्स इस्तेमाल करता है। एक लोकलाइजर जो तैयारे को दाएं बाएं गाइड करते हैं ताकि वो रनवे की सीध में उतर जाए, और दूसरा ग्लाइड स्लोप जो तैयारे को दुरुस्त जाविये पर रनवे तक ले आता है।
ये तमाम मालूमात कॉकपिट में दिखाई जाती हैं ताकि पायलट रनवे देखे बगैर भी तैयारे को बहिफाजत उतार सकें। यहाँ मसला ये था कि रनवे 12 पर लैंडिंग सिस्टम नहीं था। करीब ही मरगला हिल्स का आगाज हो जाता है और यहाँ नॉर्मल लैंडिंग करना बड़ा ही मुश्किल काम है। यहाँ आने के लिए एक सर्कलिंग अप्रोच इस्तेमाल करनी पड़ती है। पहले तैयारा रनवे 30 की सीध में आता है, फिर एक खास ऊंचाई या मिनिमम डिसेंट एल्टीट्यूड पे जहाज का रुख दाएं जानिब मोड़ लिया जाता है। यहाँ कुछ देर रनवे के पैरेलल उड़कर और एक खास पॉइंट को टच करके वो घूमकर रनवे 12 की सीध में आता है और फिर लैंडिंग मुमकिन हो जाती है। अब कैप्टन परवेज को एक करतब का आइडिया आता है। वो दूसरे रनवे पर जाने के लिए एक नया रास्ता बनाते हैं और फर्स्ट ऑफिसर से इसे फीड करवा देते हैं। ड्यूरिंग फ्लाइट जो है वो एक तरीके से बुत बने बैठे रहे और सारे डिसीजन जो है वो कमांडिंग पायलट ने खुद किए। यहाँ मैं आपको बताऊं कि जहाज में एक प्रोसीजर या प्रोग्राम इंस्टॉल होता है। उसे सेट करने के बाद जहाज खुद ब खुद रूट को फॉलो करके रनवे की तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन उस दिन ये ना हुआ। कंपनी प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर के तहत दाएं जाके लैंडिंग के लिए लेफ्ट टर्न लिया जाना था, लेकिन कैप्टन ने जो रूट प्रोग्राम किया उसके मुताबिक जहाज बिल्कुल ऑपोजिट यानी बाएं जानिब से होकर रनवे पे लैंड करता। ये इंतहाई अहमकाना फैसला था क्योंकि इस रूट में प्लेन को एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया से गुजरना पड़ता और ये रूल बुक के भी खिलाफ था। एक और मसला ये था कि जब प्लेन लेफ्ट टर्न लेता तो कैप्टन को रनवे दिखाई ना देता और ये भी वायलेशन शुमार होती। फिर इस रूट को फॉलो करते हुए जहाज इंतहाई कम एल्टीट्यूड पे शहरी हुदूद में दाखिल हो जाता। ऐसा करते हुए जहाज एयरपोर्ट के प्रोटेक्टिव लैंडिंग जोन की हद से बाहर निकल जाता। ये जोन इसलिए होता है कि यहाँ तैयारे को किसी भी फजाई रुकावट का सामना ना करना पड़े। कैप्टन परवेज तो इस करतब के नताइज से बेपरवाह थे, मगर फर्स्ट ऑफिसर ये गलती भांप चुका था, लेकिन वो खामोश रहा। जो को पायलट होता है, अगर वो ये नोट करता है, ये इनके अपने रूल्स में लिखा हुआ है, इनकी अपनी ट्रेनिंग में होता है कि अगर को पायलट के भी किसी भी लेवल के ऊपर अगर ये उसको लगे कि जो मेन पायलट है वो मिस्टेक कर रहा है, तो को पायलट कैन इजीली टेक ओवर। अब जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता हुआ तो फर्स्ट ऑफिसर ने कहा, सर क्या हम ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं? एयर कंट्रोलर ने सख्ती से मना कर दिया और जहाज को दाएं तरफ से आने का कहा। कैप्टन परवेज राजी तो हो गए, लेकिन यहाँ भी उन्हें अपनी चलाने की सूझी। उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर से जो रूट फीड कराया वो मामूल से हटके था, क्योंकि ये रास्ता उन्हें रनवे पर नहीं बल्कि सीधा मरगला हिल्स की गहराइयों में ले जाने वाला था। तमाम तर जो डिसीशन लेने थे वो कमांडिंग पायलट ने खुद किए, कैप्टन ने खुद किए और वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने रूट भी अपनी मर्ज़ी से तय करने की कोशिश की और उसमें जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जो हिदायत थी उसको पूरी तरह फॉलो नहीं किया। जल्दी जहाज को उतरने की इजाज़त मिल गई। कैप्टन ने ऊंचाई स्टैंडर्ड के मुताबिक 2500 फुट पे सेट की हुई थी, लेकिन अचानक से 2000 फुट कर दी। अब पहली बार फर्स्ट ऑफिसर ने मुदाखलत की और ऊंचाई को दोबारा 2500 फुट कर दिया। इसी लम्हे कंट्रोल टावर से बताया गया कि अभी अभी एक फ्लाइट ने लैंड किया है, आप भी लैंड कर जाएं, कोई मसले की बात थोड़ी है। लेकिन ये बताना भूल गए कि 3 चक्कर लगाने के बाद वो जहाज लैंड करने के काबिल हुआ था। अधूरी बात सुन के कैप्टन ने जहाज लैंड करने को एक चैलेंज समझ लिया। जब दूसरा पायलट कर सकता है तो व्हाई नॉट मी। बिल्कुल जो है यही बात है कि नामुकम्मल जो मालूमात एयर ब्लू के कैप्टन को जो है वो फराहम की गई, तो ये बात कि जो है वो पहले एक जहाज़ लैंड कर गया लिहाजा जो है वो तुम भी लैंड कर जाओ, तो ये एक तरीके से पायलट के ऊपर को प्रेशराइज करने वाली बात है और उसकी काबिलियत को चैलेंज करने वाली बात है। और एक और अहम चीज़ कि जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं इनके जो पायलट्स हैं वो एक तरीके के प्रेशर में भी फ्लाई कर रहे होते हैं और अगर वो मतलब किसी जगह जाते हैं और वहाँ वो लैंडिंग नहीं कर सके, उनको डाइवर्ट होना पड़ता है किसी और एयरपोर्ट पे, तो उसके लिए उनको बड़ी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। फ्यूल ज़्यादा खर्च हो रहा है, खराजात ज़्यादा हो रहे हैं, इसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी पायलट को। और अगर कोई पायलट इस तरह के डिसीजन ज़्यादा मरतबा ले, यानी वो फ़्लाइट सेफ्टी को अवलियत देते हुए मुश्किल मौसमी हालात में लैंड ना करने का फ़ैसला करे और किसी पायलट के अकाउंट में ये बातें ज़्यादा आ जाएँ कि उसने कई दफ़ा जो है वो फ्लाइट को डाइवर्ट किया, तो ये उसके लिए माइनस पॉइंट्स हैं। जैसे ही फ्लाइट रोमियो नवंबर बीकन को क्रॉस करती है, वैसे ही जहाज 2500 फुट पर आ जाता है। प्रोटोकॉल भी यह है कि इस बीकन को क्रॉस करने से पहले हर हाल में ऊंचाई 2500 फुट हो, यानी आसान अल्फाज में कहूँ तो रनवे दिखना चाहिए। बीकन क्रॉस करते ही कैप्टन जहाज को दाएं जानिब मोड़ लेते हैं। कंट्रोलर का पैगाम आता है कि रनवे से नज़दीक फ्लाई करें, दूर ना जाएं, क्योंकि विजिबिलिटी ख़राब है और रनवे नज़रों से ओझल होने का खदशा है। लेकिन पायलट के कुछ और ही इरादे थे। वो फर्स्ट ऑफिसर को मुखातिब करके कहते हैं, इसे कहने दो जो कह रहा है। प्लेन रनवे से मुसलसल दूर हो रहा था और कैप्टन ने एक आखिरी एडजस्टमेंट करके प्लेन को नैप मोड पे शिफ्ट कर दिया।
ये एक ऑटो पायलट फीचर होता है जो तैयारे को पहले से तयशुदा रास्ते पर खुदकार तरीके से उड़ाता है। अब प्लेन सीधा रूट को फॉलो करता हुआ वे पॉइंट 11 की तरफ बढ़ रहा था। वे पॉइंट 11 की तरफ बढ़ते हुए कैप्टन ने इस बात का भी ख्याल ना किया कि वो एयरपोर्ट के प्रोटेक्टिव लैंडिंग जोन से बाहर आ चुके हैं और अब जहाज रनवे के बजाय सीधा मरगला हिल्स का रुख कर रहा है। फर्स्ट ऑफिसर की समझ से बाहर था कि ये करना क्या चाहते हैं। मरता क्या ना करता, उसने पूछ ही लिया, सर क्या आपको रनवे दिख रहा है? कैप्टन ने बड़े आराम से हाँ में सर हिला दिया। लेकिन एक मिनट, कैप्टन साहब को जो रोशनियां दिखाई दे रही थी, क्या वो वाकई रनवे की थी? रिपोर्ट में अंदर ये भी है मेंशन है कि प्रोबेबली ही थॉट द 7th एवेन्यू टू बी द एयरपोर्ट, राइट? जो 7th एवेन्यू जो कि हेडिंग टुवर्ड्स द मारगला हिल्स है, ही थॉट कि आई एम सर्कलिंग द एयरपोर्ट, ऑल्दो ही हैड डेविएटेड वे फ्रॉम एयरपोर्ट टुवर्ड्स द मारगला हिल्स। यहाँ सवाल यह है कि एयर कंट्रोलर इस दौरान कहाँ था? उसका तो काम ही ये है कि पायलट को गाइड करे और प्लेन इधर उधर होने लगे तो फौरन अलर्ट करे। मुझे इनसाइड सोर्सेस ने एक और चीज़ बताई कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के शिफ्ट इंचार्ज थे वो नाश्ता कर रहे थे और उन्होंने उसी हालत में जो है वो अपने जो साथी कंट्रोलर्स थे उनको मुखातिब करके जो है वो पंजाबी में कहा कि जहाज़ को देखो कहाँ जा रहा है ये। आखिर एयर कंट्रोलर को होश आ ही गया। वो फौरन प्लेन के साथ कनेक्ट करता है और बाएं मुड़ने का कहता है। उसके सिर्फ चंद सेकंड बाद प्लेन के सिस्टम्स पे टेरेन अहेड की वार्निंग बजने लगती है। इसका मतलब ये है कि अगर रुख फौरी ना मोड़ा गया तो अगले 60 सेकंड में जहाज़ किसी पहाड़ यानी टेरेन से टकरा जाएगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं ऐसे में या तो फौरन जहाज़ को बुलंदी पे ले जाना चाहिए या फिर इसका रुख मोड़ लेना चाहिए। वार्निंग देखकर फर्स्ट ऑफिसर का कलेजा मुंह को आ जाता है। वो कहता है, सर आगे टेरेन है, जहाज़ को फौरन बाएं जानिब मोड़ें। लगता है कि उस वक्त तक कैप्टन परवेज के औसान खता हो चुके थे। पसीने छूट रहे थे और चेहरे पर घबराहट के आसार थे। यहाँ आपको ये बात बताना भी बहुत ज़रूरी है कि कैप्टन परवेज डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के मरीज थे। वो ऐसी लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस को किसी तरह हैंडल नहीं कर सकते थे। और वैसे भी फ्लाइंग का एक बड़ा सिंपल रूल है जिसमें किसी डायबिटिक को जहाज़ उड़ाने की इजाज़त नहीं है। देखिए, इन चीज़ों को सिविल एविएशन ने चेक करना होता है। इन सारों की मेडिकल रिपोर्ट सिविल एविएशन के पास सबमिट होती हैं। सिविल एविएशन हैज़ द अथॉरिटी टू अलाउ और नॉट टू अलाउ। Airblue at that time and even today was owned by a sitting MNA. This is the fate of Pakistani nation कि जो पावरफुल होगा he will get away with everything. कैप्टन एक मुजस्मे की तरह सीट पर बैठे थे और 152 लोगों से भरा तैयारा पूरी रफ्तार से मौत के मुंह में जा रहा था। एक बार फिर कंट्रोलर पूछता है, कैप्टन क्या आपको रनवे दिखाई दे रहा है? पहले तो दोनों चुप रहते हैं लेकिन फिर एक साथ कहते हैं, सर वी आर विजुअल विद टेरेन। कैप्टन जहाज का रुख मोड़ने के लिए हेडिंग सेलेक्टर को बाएं तरफ घुमाने लगते हैं। ये वो वक्त था जब वो एक संगीन गलती कर जाते हैं। आपको याद है ना कि प्लेन कैप्टन के लगाए रूट को फॉलो करते हुए मरगला हिल्स की तरफ बढ़ रहा था। अब हेडिंग बग घुमाने से भी तैयारे की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। दरअसल इस परेशानी में वो भूल चुके थे कि प्लेन नैव मोड में है, जिसे हटाकर ही वो मैनुअल टर्न ले सकेंगे। इधर सेलेक्टर घुमाकर वो इसे 86 डिग्रीज पर ले आए थे। यहाँ इन्हें होश आया और प्लेन को नैव मोड से तो निकाल दिया, मगर प्लेन की डायरेक्शन 86 डिग्रीज पर ही सेट रही। यूं तैयारा इसी जाविये पर दाएं जानिब जाने लगा। उसी लम्हे कॉकपिट में टेरेन अहेड के साथ पुल अप की वार्निंग्स भी बजने लगी। अब तैयारे को बचाने का सिर्फ एक रास्ता था, सब छोड़कर जहाज को ऊंचाई पर ले जाया जाए। फर्स्ट ऑफिसर चीखता रहा कि सर पुल अप, प्लीज पुल अप, लेकिन कुछ जगहों पे चिल्लाने के बजाय हरकत में आना पड़ता है। इसमें एक स्विच होता है, इफ यू जस्ट प्रेस इट जस्ट लाइक एन इमरजेंसी बटन, तो एकदम से जहाज इमीडिएटली गोज अप। उस टाइम के ऊपर को पायलट शुड हैव टेकन द इनिशिएटिव एंड प्रेस दैट बटन। हैड ही प्रेस दैट बटन, वो उस वक्त वो जहाज पहाड़ को वो मिस कर जाता, लेकिन उसके डांट की वजह से, उसके जो बॉसी नेचर की बुलिंग की वजह से द को पायलट लॉस्ट हिज कैपेसिटी टू टेक अ डिसीजन। अब लग रहा था कि तैयारे का कंट्रोल किसी तजुर्बेकार पायलट के पास नहीं, बल्कि गेम खेलने वाले बच्चे के हाथ में है। कभी वो प्लेन का थ्रस्ट बढ़ाते तो कभी कम करते, कभी इसे दाएं तो कभी बाएं ले जाते, लेकिन सारी तदबीरें नाकाम साबित हो रही थीं। तैयारा मुसलसल हिचकोले खा रहा था। केबिन में चीखो पुकार मची थी। नीचे खड़े इस्लामाबाद के शहरी हैरत से ये मंजर देख रहे थे। एक आउट ऑफ कंट्रोल प्लेन इनके सरों पे से गुजर रहा था। पायलट खामोश थे और जहाज में सिर्फ मुसाफिरों और इमरजेंसी वार्निंग्स का शोर सुनाई दे रहा था। फर्स्ट ऑफिसर की आवाज आई, सर वी आर गोइंग डाउन सर, वी आर। और फिर जहाज एक जोरदार आवाज के साथ मरकला हिल से टकरा गया।
my wife was on that plane. तो I was asking my wife to take my kids along, क्योंकि यार बच्चे बहुत तंग करेंगे, तुम साथ ले जाओ। आप बस 4 दिन की तो बात है, आप संभाल लें। तो बस वो 4 दिन के, आप 14 साल हो गए संभाल लो तीनों को। क्रैश के फ़ौरन बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। रेस्क्यू टीम्स, पुलिस, आर्मी और सायरन बजाती एम्बुलेंसेज एक एक करके जाए हादसे पर पहुंचने लगी। उन्होंने वो एरिया पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया था और सिलसिला ये था कि जो भी अपने सच्चे दिल से लोगों की मदद करने वहाँ पहुँचा था उनको जाने की इजाज़त नहीं थी। एंड पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट उस वक्त वहाँ मौजूद थे और उन्होंने फिर अपनी एक वीडियो में ये बयान दिया कि ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ बैठ के ऊपर सिगरेट पी रहे हैं और आधे घंटे बाद एक हेलीकॉप्टर आके एक डेड बॉडी का पीस लेके जा रहा है। जो लोग वहाँ पहुँचे थे उन्होंने एक जुमला ये बोला मेरे रिलेटिव ने कि कसाई की दुकान में गोश्त इससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रखा हुआ होता है जिस तरीके से पिम्स हॉस्पिटल में डेड बॉडीज़ रखी हुई थी। अब इन्वेस्टिगेशन का मरहला शुरू हुआ। पाकिस्तान की तारीख में उस वक्त तक किसी भी फ़ज़ाई हादसे की रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं लाई गई थी, लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस हादसे पर खूब शोर मचाया। विक्टिम्स की फैमिलीज इंसाफ के लिए डट गई और उन्होंने एयर ब्लू क्रैश इफेक्टीज एसोसिएशन बना ली। एक इनिशियल रिपोर्ट 2 से 3 महीने में आ जानी चाहिए, वो नहीं आई। वी अगेन took civil aviation to the court। फिर कोर्ट के ऑर्डर पर उन्होंने एक 38 पेजेस की एक रिपोर्ट दी, which was absolute complete eyewash। Then we challenged that report in the court of law again। फिर उसकी रिपोर्ट दोबारा निकली, फिर हम लोगों ने इसको ICAO में चैलेंज किया, वहाँ लेकर के गए, वहाँ से एक्सपर्ट्स को हमने इन्वॉल्व करवाया। तो उन सब की इन्वॉल्व यही थी कि यार एक जो रिपोर्ट बनती है वो तकरीबन 2,500-3 हज़ार पेजेस की बनती है, जिसमें एक एक सिस्टम को एवेल्युएट की जाता है। उनके सैंपल की रिपोर्ट्स मैंने वहाँ से मंगवाई, मैंने इन लोगों को प्रोवाइड की कि ये होती है रिपोर्ट, 38 पेजेस की नहीं होती। 38 पेज में तुमने सिर्फ वो कट एंड पेस्ट उसके मैनुअल्स की तुमने कॉपियां डाली हुई हैं, इसमें है कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में फ़ज़ाई हादसों में एक पैटर्न देखा जाता है कि मरने वाले पायलट पे सारी जिम्मेदारी थोप दो। मरने वाला तो मर गया, वो क्या अपने आप को डिफेंड करेगा। ऑन ग्राउंड जितने लोग होते हैं इनकी तमाम गलतियों पे पर्दा डाल दिया जाता है। हादसे के 3 साल के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट पेश की थी पेशावर हाई कोर्ट में। इस रिपोर्ट में पहली मरतबा सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तस्लीम किया कि एयर ब्लू तैयारा हादसे के वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने शहरी हवाबाजी के मुसल्लमा बैनुल-अक़वामी क़वानीन और तरीक़ेकार पर अमल नहीं किया। रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रडार और कंट्रोल टावर पर तैनात पाकिस्तान एयरफोर्स के गैर सनद याफ्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, गैर सनद याफ्ता से मुराद ये कि इनके पास लाइसेंस नहीं था सिविल एयरक्राफ्ट को डील करने का। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स इस काम के अहल नहीं थे और वो मुसाफिर बरदार तैयारों के लिए हादसे के वक्त के मौसमी हालात को समझने की भी सलाहियत नहीं रखते थे। जिस कंट्रोलर ने एयर ब्लू की फ़्लाइट को डील किया था जो हादसे का शिकार हुई, इन्हीं ने भुजा का जो एयर क्रैश हुआ था उस वक्त भी यही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे। और जिस वक्त PIA का ATR तैयारा जिसमें जुनैद जमशेद जाँ बाग हुए थे और बाकी उनके साथ दीगर लोग थे, उस वक्त भी यही कंट्रोलर शिफ्ट इंचार्ज थे और तैयारे को डील कर रहे थे। किस कदर अफसोस का मुकाम है। इससे अंदाज़ा होता है कि इदारों के नज़दीक इंसानी जान की क्या अहमियत है। एयर कंट्रोलर कोई आम जिम्मेदारी नहीं होती, फिर किसी नाअहल शख्स को ये काम कैसे सौंप दिया गया। अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई। एक और हादसे के बाद एयर कंट्रोलर को तो हटा दिया गया पर सज़ा आज तक नहीं दी गई। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन ऐसे लोगों से कराई जाए जो नाअहल होने के साथ काम का तजुर्बा भी ना रखते हों तो हादसात तो होंगे।